जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम में मेरी अहलिया शनीला अम्मार मौजूद हैं और आज कुर्बानी को, ईद को तीसरा दिन हो चुका है और यकीनन आप लोग कुर्बानी कर चुके होंगे और अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। लेकिन जहां आप लोगों ने कुर्बानी की वहां हुकूमत ने भी अवाम की कुर्बानी की और ईद से एक रात पहले पेट्रोल की कीमतों में जो हैरतनाक इजाफ़ा हुआ, कोई शख्स उसकी तवक्को नहीं कर रहा था कि इस मौके पे जब लोग पहले ही महंगाई से पिसे हुए हैं और मुफलिसी से और बेरोज़गारी से तंग आए हुए हैं और थोड़ी सा ब्रीदिंग स्पेस मिला उन्हें, ईद की खुशियाँ आईं, तो उनकी ईद की खुशियाँ बर्बाद करने के लिए ईद से एक रात पहले पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जो लोग ईद मनाने जा रहे होंगे उनकी ईद कैसी होगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफा है तो किरायों में भी इजाफा हो गया। अब वो बेचारों ने सेविंग की, घर जाना है, ईद मनानी, अब उन्होंने को पेट्रोल के ऊपर उनके पैसे लगेंगे। बहुत से लोग कहेंगे जी तीन रुपये बढ़ने से क्या होगा, क्योंकि बहुत से स्पोर्टर है ना, वो कह देते हैं कि जी आपको पिछले पुराने ज़मानों के वो नज़र नहीं आते, उनके पेट्रोल की कीमतें कैसी थी। पीपल्स पार्टी के दौर में पेट्रोल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा थी, भाई नवाज शरीफ के दौर में भी तो नीचे गई थी। आपने जब पूरी आलमी मार्केट में पेट्रोल जो था वो उसकी 0 पे चली गई थी उसकी प्राइस, तो तब आप लोगों ने हमें तब भी महंगा दिया और जब सस्ता किया तो उसको मार्केट। अच्छा, बहुत से लोग हमसे यही तनकीद कर रहे थे कि आप पेट्रोल के ऊपर बढ़ने के ऊपर क्यों तनकीद कर रहे हैं, जब सस्ता हुआ था तब तो तारीफ नहीं की। भाई जब सस्ता हुआ था तब हमें मिल ही नहीं रहा था। याद है लाहौर गए थे, 500 रुपए का पेट्रोल, उससे ज्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा था, पेट्रोल नहीं मिल रहा था। दूसरी बात यह है कि इस सिलसिले में पेट्रोल की कीमत के हवाले से खान साहब के अपने इरशादात बहुत लाजमी हैं, क्योंकि जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी इसका मतलब है करप्ट हुक्मरान जो है वो आपके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और तो वो करप्शन कर रहे हैं। अब करप्ट आपको कहना है या ये भी हम नवाज शरीफ और जरदारी साहब के खाते में डाल दें? हमें गाइड कर दिया करें ना खान साहब साथ साथ कि जब मैं अपने फरमुदात से हटता हूं तो उसका भी इल्जाम मेरे ऊपर ही डालना है या पिछली हुकूमत को ही हमने ब्लेम। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जिस तरह कुछ अरसे से अवाम की हालत ज़ार है, उसकी वजह से हमारा घरेलू माहौल तो अलग बात है, लेकिन हर घर का घरेलू माहौल जो है महंगाई की वजह से बहुत ख़राब हो गया। इसलिए कि लोगों को जो पहले फ़िक्रें नहीं थी, अब वो फ़िक्रें बहुत ज़्यादा रहने लग गई हैं। मसलन बिजली का बिल जो है, गैस का बिल उनके लिए एक खौफ की अलामत बन गया है। फिर अगर आप ग्रॉसरी करने जाएँ, ग्रॉसरी की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि एक आम आदमी की जेब खर्च से बाहर हो गई। आज ही इदारे शुमारियात जो हैं उनकी न्यूज़ चल रही थी कि जून के मुकाबले में जुलाई में महंगाई 2.50 में इजाफा हुआ है। ओवरऑल जुलाई के अंदर 9 पॉइंट समथिंग जो है वो महंगाई में इजाफा हुआ है। ईद से 2-3 दिन पहले तक आपको टमाटर 80 रुपये मिल रहे थे, ईद से एक दिन पहले 180 रुपये मिल रहे हैं। चीनी आपकी 100 रुपये क्रॉस कर चुकी हुई है। आटा आपका रेट उसका कहाँ ऊपर जा चुका हुआ है। तो देखें, जो आप ने जाके बाज़ार में शॉपिंग करनी है, आप कपड़े नहीं खरीदेंगे, आप जूते नहीं खरीदेंगे, आप अपने घर को संवारने के लिए डेकोरेशन के सामान नहीं लाएंगे, आप उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। लेकिन हर बंदे ने खाना तो खाना है ना, हर बंदे ने बिजली तो इस्तेमाल करनी है, हर बंदे ने गैस तो इस्तेमाल करनी है। उसका बिल, बिजली के बिल आपके इतने ज़्यादा आते हैं और गैस के बिल का तो मैं कहती हूँ फीवर तारी हो जाता है बंदे के ऊपर। 2 साल पहले तक जो हम सर्दियों में गैस इस्तेमाल करते थे तो 2,000-3,000 रुपया हमारा बिल आता था सर्दियों का। गर्मियों में तो कभी बॉदर ही नहीं किया था कि गैस का भी बिल देना होता है। अब 2 साल से 35,000, 43,000, 30,000, ये 4 महीने गैस का इतना ज़्यादा बिल आता है। वही गैस उतनी ही, बल्कि अब तो हमने गैस का हीटर भी इस्तेमाल करना छोड़ दिया कि इन्वर्टर लगा लिए। लेकिन अब हम पे दोहरा अज़ाब है, हम हीटर भी इस्तेमाल नहीं करते तो हमें फिर भी गैस का बिल आता है, हम इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं, हमें बिजली का बिल भी आता है। मुझे यूँ लगता है कि जहाँ जहाँ से अवाम की रूह ज़ब्त की जा सकती थी, उनको ईज़ा पहुंचाई जा सकती थी, उनको तकलीफ़ दी जा सकती थी, वो सारे हरबे खान साहब ने आजमा लिए हैं। और जो मतलब बिजली, गैस, पेट्रोल, चीनी, आटा, ये बुनियादी तौर पे ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की, और इन सब के हवाले अयाशी नहीं है। हाँ, ये लग्जरीज नहीं है। वो लग्जरीज होती है कि कोई बड़ी कार हो गई, कोई मेकअप का सामान हो गया या कंप्यूटर वगैरह। हालांकि दुनिया में अब ये भी नेसेसिटीज़ में आते हैं, लेकिन ये नेसेसिटीज़ के ऊपर इतनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं और कोई शख्स आवाज़ नहीं उठाता, कोई शख्स इसमें जो है एहतजाज नहीं करता। मैं आपको बताऊं, अच्छा, एक बात मैं ऐड करूंगी कि जिस चीज़ की भी प्राइस बढ़ती है उसके साथ खान साहब के
कोई ना कोई बंदा लिंक होता है। जैसे आप चीनी का स्कैंडल देख रहे हैं, उसके रिपोर्ट आई तो उसमें तरीन साहब थे, वो मुल्क से बाहर जा चुके हुए हैं। आटे का आई तो उसमें खुसरो बख्तियार था, उनको एक मिनिस्ट्री से हटा के दूसरे में लगा दिया गया। जो आपका पेट्रोल का, उसमें नदीम बाबर साहब है, जाहिर उनके पीएसओ में इन्वेस्टमेंट है, उनकी ओजीडीसीएल में इन्वेस्टमेंट है। जब आपने पेट्रोल की प्राइस कम की, आपको मार्केट में पेट्रोल मिलने तो आपने रातों रात 21 रुपये बढ़ा दिए। उसके बाद 2 हफ्ते सब्र नहीं किया और फिर आपने 3 रुपये बढ़ा किया। डॉलर कहाँ पे जा रहा है? अगर आप डॉलर का भी देखें तो कहीं ना कहीं लिंक हो रहा होगा जो IMF की उनकी टीम आई हुई है, क्योंकि हफीज शेख साहब जो हैं उनके पाकिस्तानी को 25-30 हज़ार रुपए उनके अकाउंट में, बाकी सारा डॉलर ही है। जाहिर है वो ये लोग वो हैं जो ब्रीफकेस लेके पाकिस्तान नौकरी करने आते हैं, 2 चले भी और गए हैं ब्रीफकेस उठा के वापस चले जाते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं या जो हर घर के मसले का जिक्र हम कर रहे हैं, क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी काबीना, सूबाई वज़ीर आला या सूबाई काबीना इन चीज़ों के बारे में मुतफक्किर है, तो मैं आपको पूरे वसूख से ये बताता हूँ कि ना उन्हें इन चीज़ों का इदराक है, ना उन्हें इन चीज़ों की परवाह है। जो काबीना के अंदर जो गुफ्तगू होती है या जो उनके इजलास होते हैं, वहाँ ये बात बिल्कुल डिस्कस नहीं होती कि महंगाई से गरीब आवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा या पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। वहाँ ये थोड़ी डिस्कस हो रहा होता है। वहाँ पे ये डिस्कस हो रहा होता है कि फ़लाँ वज़ीर की किस तरह टांग खींचनी है, फ़लाँ को किस तरह नीचे गिराना है, दूसरे वज़ीर ने कैसे सामने आना है, ओपोजिशन पे कौन कौन से इल्जामात लगाने, उनकी किरदार कशी कैसे करनी। उनके लिए आपने शहबाज गिल साहब छोड़े हुए हैं, फवाद चौधरी साहब छोड़े हुए हैं, जो उनका जितनी गलीज ज़बान फयाजुल हसन साहब वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ ओपोजिशन को ब्लेम कर करके आप अपनी हुकूमत 2 साल तो चला लिए, मज़ीद 3 साल नहीं चला सकेंगे। अवाम को अब आपसे सहूलियात चाहिए, अवाम अपनी ज़िंदगी को अब बेहतर करना चाहती। जो वादे दावे करके आप खान साहब आए थे, अब उनको कुछ तो लोगों को उसकी शक्ल दिखाना शुरू करें। मास्क का स्कैंडल निकला जफर मिर्ज़ा साहब का, रिज़ाइन करके चले गए दोहरी शहरियत के ऊपर, जी वो लोगों ने बहुत बातें की हैं। भाई आप उसके ऊपर नहीं गए हैं, आपके अब स्कैंडल सामने आते हैं। तानिया साहबा को आप लेके आए बड़े दावों के साथ, जो गूगल के ऐड बुक करती थी, और यहाँ आके आपने उनको IT का हेड बनाया और उनके अंडर पता नहीं कौन कितने बिलियंस के प्रोजेक्ट स्टार्ट करने चाहे। उन्होंने अपनी कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जब बात स्टार्ट हुई है तो तानिया साहब अभी मजलूम बनते हुए चली गई। फिर आपने अपने कुछ मखसूस एंकर्स के जरिए उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, नहीं जी हमने तो उनसे इस्तीफा लिया है क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ रही थी। तो भाई खान साहब सिर्फ इस्तीफे नहीं लिए, फिर कोई कार्रवाई भी करे ना। अच्छा, आप में और पिछली हुकूमतों में कुछ तो फर्क होना चाहिए। नहीं, उस खान साहब में और पिछली हुकूमतों में एक बड़ा फ़र्क वाज़े है। पिछली हुकूमतें जब किसी आवाम की परेशानी के हवाले से नोटिस लेती थी तो उसका उस मसले का कुछ तदारुक होता था, उसमें कुछ बेहतरी वाक़ होती थी। ये खान साहब की हुकूमत हमारी तारीख़ की एक ऐसी अनोखी हुकूमत है कि जिस वक्त खान साहब का ऐलान होता है या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या कोई बयान जारी होता है कि इस ख़ास मसले की तरफ खान साहब ने नोटिस ले लिया है, तो यकीन मानिए जो इस मुल्क का गरीब तबका है, जो कारोबारी तबका है, वो खौफ से कांपने लगता है। इसलिए कि खान साहब ने आटे की कीमत का नोटिस लिया, उसकी कीमत और बढ़ गई, चीनी की कीमत का नोटिस लिया, उसकी कीमत और बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत का और नोटिस लिया तो उसकी कीमत और बढ़ गई। तो मैं सारे पाकिस्तान को इंतबाह करना चाहता हूँ। अभी खान साहब का नथिया गली से एक बयान आया जो कि बहुत खौफनाक है, और उन्होंने कहा कि मैं अगले हफ्ते तक पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म करने का ऐलान कर दूंगा। तो जो माजी में खान साहब ने नोटिस लिए, उस रवायत को जहन में रखते हुए ये बड़ा ही ख़तरनाक ऐलान है, यानी इस दफ़ा गुर्बत ख़त्म होती है या गरीब ख़त्म होते हैं। 40-50% आबादी कहीं ख़त्म ही ना हो जाए। हाँ। उसकी खान साहब को बयान सुन के तो कुछ दिनों से बड़ा डर लग रहा है कि अब क्या होने वाला मुल्क के अंदर, क्योंकि खान साहब ने नोटिस ले लिया गुर्बत का। बिल्कुल, वो जो है ना दिन ब दिन ये सूरत हाल ऐसी होती जा रही है कि मुझे यूँ लगता है कि जैसे अब जो इस मुल्क के रहने वाले लोग हैं वो कोई और मखलूक है, जो हुकूमत करने वाले हैं वो कोई और मखलूक है, और उनको बिल्कुल भी इदराक नहीं है हमारे मसाइल का कि एक आम घर में पेट्रोल की कीमत बढ़ने से क्या असर पड़ता है, चीनी और आटे की कीमत पे बढ़ने से क्या असर पड़ता है। हमारे इसमें चीज़ ये है कि आप महंगाई तो कर रहे हैं लेकिन आप लोगों की इनकम भी तो नहीं बढ़ा रहे। अब जो सरकारी मुलाजमीन है 2 सालों से उनकी एक तरह से पिछले साल बढ़ाई, लेकिन आपने उसके ऊपर टैक्स इतना बढ़ाया कि जो उनकी पहली तनख्वाह थी वो उससे भी कम हो गई। इस साल तो आपने बढ़ाई नहीं। अच्छा, लोगों की इनकम वहीं पे है। जो मजदूर तबका वो एक तो वैसे ही पिसा हुआ था, कोरोना ने उनको और पीस दिया। कारोबारी तबका जो है 3 महीने जिस तरह उनकी दुकानें बंद रही हैं
वो इतने ज़्यादा परेशान है, तो लोगों की इनकम बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ रही है। भाई अगर लोगों की इनकम बढ़ रही होती, उनकी लाइफस्टाइल में कोई तब्दीली आ रही होती, तो आपकी महंगाई को बर्दाश्त भी कर लेते। जो 30,000 कमा रहा है, 3 साल से 30,000 के ऊपर ही है उसकी तनख्वाह जिस बंदे की, उसको जब आप महंगाई को डबल कर देंगे तो वो कहाँ से अफोर्ड करेगा। लोगों ने तो अपने बच्चे भी स्कूलों से उठाने शुरू कर दिए, बहुत से ऐसे लोगों को जानते हो, ये तो फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते। जिक्र किया ना वो तबका कि जो तनख्वाहदार तबका है। अच्छा, तनख्वाहदार तबके में दो सेक्टर आते हैं, एक पब्लिक सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर से जितने ज़्यादा लोग इन 2 सालों में बेरोज़गार हुए हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती, और ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा, ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। फिर उसके हमारे मीडिया इंडस्ट्री के जो चैनल्स हैं वो उनमें तो बहुत ज़्यादा डाउन साइजिंग हुई। अच्छा, कारोबार जिसका था, जो कारोबार करके पैसे कमा रहे थे, उनको बेशुमार मसाइल का अब सामना करना पड़ रहा है। बेतहाशा लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, और ये मेरे ख्याल में हम इस मकाम पर पहुंच गए हैं कि जहां पर एक स्टेज ऐसी आती है कि जब लोग मुंतज़िर नहीं रहते कि वज़ीर आज़म का अगला बयान क्या आएगा, जब वज़रा कौन सी कहानी सुनाएंगे, या अपोजिशन पर कौन सा कीचड़ उछाला जाएगा। जब लोग भूख, मुफलिसी और गुर्बत से बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं तो फिर वो मामलात को अपने हाथ में ले लेते हैं। और हमें दुआ करनी चाहिए कि उस लम्हे के आने से पहले ये हुकूमत कुछ होश के नाखून ले, इसलिए कि अगर वो लम्हा इस मुल्क में आ गया तो फिर यहाँ पर किसी की हुकूमत, किसी का रोब, किसी का दबदबा बाकी नहीं रहेगा। खान साहब, इशू ये है कि आपने 1 साल तक तो लोगों को करप्शन के किस्से कहानियाँ सुना दिए, आपने ओपोजिशन के ऊपर जितना ब्लेम करना था आपने कर लिया, लेकिन अब इन किस्से कहानियों से लोगों का दिल उचाट हो चुका हुआ है। वो अब प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, और किसी भी गवर्नमेंट के लिए 2 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। 2 साल के बाद भी अगर आपकी कारकर्दगी ज़ीरो है, और अगर आपने सिर्फ नवाज शरीफ को ही ब्लेम करते रहना है, तो फिर आप मज़ीद मेरे ख्याल में हुकूमत ना करें, फिर आप बस कर दें, फिर जान छोड़ दें हमारी, क्योंकि अब मज़ीद हम लोग तो और बर्दाश्त नहीं कर सकते। नवाज शरीफ ने जो करना था वो 5 सालों में वो करके जा चुके हुए हैं। अब आप तो कुछ दिखाएं हमें करके। 180 रुपये किलो टमाटर नहीं खरीदे जा सकते, इतना महंगा पेट्रोल जो है वो अफोर्ड नहीं किया जा सकता, 30-30, 40-40 हज़ार गैस का बिल नहीं दिया जा सकता, 50-50 हज़ार बिजली का बिल नहीं दिया जा सकता। लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी, आप लोगों को खुदकुशियों पे मजबूर मत करें। ये वही अवाम है जो आपको वोट दे के लाइए, उनसे बदला किस चीज़ का ले रहे हैं? बस एक आखिर में आपकी एक छोटी सी बात की तस्हीह करके ये सिलसिला ख़त्म करते हैं। आपने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। जो आदाद व शुमार हमें मईशत के इंडिकेटर बता रहे हैं वो बड़े वाज़े तौर पर हमें बता रहे हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी सिफर नहीं, हुकूमत की कारकर्दगी मनफी में है। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।